बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हमारी खुसूसी नशिस्त है सदारती इंतखाब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ। और 4 सितंबर को इलेक्शन होने वाला है। 346 के करीब जो नशिस्तें जिस तरह से बन रही हैं, और इसका चूँकि फार्मूला काफ़ी मुश्किल होता है सदारती इंतखाब का, लेकिन चारों असम्बलियाँ इसके इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर है। वफाकी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली भी और चारों असम्बलियाँ इसकी के इलेक्टोरल कॉलेज इंतखाबी जो घर है वो इसका बनता है। सो इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त जाहिर है कि जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है, उनके एलाइज उनका नंबर ज़्यादा है। फिर भी जो फॉर्मूला बनता है उसमें 346 और तकरीबन 15-20 वोटों का मसला है। 320 के करीब अपोजिशन के पास होंगे और 346 जो है वो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो विनिंग पार्टी है इस वक्त उसके पास, उनके कैंडिडेट के पास। तो क्या ये फॉर्मूला और इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई यकीनी उनकी है फतह, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर सदर का जो मकाम है, सदर की जो जगह है वो बहुत ही सेरेमोनियल है, लेकिन बड़े ऑनर की बात है। डॉक्टर आरिफ अलवी ही क्यों उनकी तरफ से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये एक अहम सवाल जरूर है। और उसके बाद कि डॉक्टर आरिफ अलवी अगर जीत जाते हैं तो वो क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। नया पाकिस्तान है, अभी तक बहुत सारी चीजें पुरानी चल रही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी क्या कर सकेंगे उसमें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त रुकने कौमी असम्बली भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें वक्त देने का, और इलेक्शन से पहले आप इतने मसरूफ हैं, जोड़ तोड़ के अंदर वोट मांगने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब को भी आपने बुलवा लिया है। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है, एक तो आपको सदारती उम्मीदवार बनना, और जाहिर है कि आप जीतने की पोजीशन में भी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से बहुत ही इज्जत की बात है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। मैं मशकूर हूँ अपनी पार्टी का और चेयरमैन इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली है। और मैं इज्जत अफजाई है एक नाचीज़ के ऊपर कि ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे बड़ा ओहदा उसकी उस सदारत के एतबार से तो अच्छी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी महसूस की जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और अगर नहीं तो असल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है। अगर सदर सो जाए तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, मगर मुझ जैसा आदमी अगर सदर मुंतखब हुआ तो मेरी कोशिश ये होगी कि बहुत सारे ऐसे काम करूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे कार के अंदर रहते हुए हों, और बड़ा काम किया जा सकता है। जितना मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़ी मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि आपकी जो हुकूमत है उसके साथ लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। लोगों ने मुंतखब किया है, यूथ की बहुत तवक्कुआत है, बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं, 100 रोजा प्रोग्राम, आपके पास एक बड़ा एजेंडा है। जाहिर है कि एक पार्टी के कारकुन के तौर पे, और आपने जाहिर है कि कौमी असम्बली की नशिस्त, अवामी ओहदे आपके पास रहे, आप सिंध के सूबाई सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या ये क्यों जरूरी था कि आप ही को मुंतखब किया जाता इस पोजीशन के लिए, जबकि आप कैबिनेट के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते थे और आपको करना चाहिए था? व्हाई ओनली डॉक्टर आरिफ अलवी फॉर दिस पोजीशन? देखिए, मैं ये सवाल तो आपको चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ करना चाहिए सही कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। जब उन्होंने मुझसे जिक्र किया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं तो मैंने कहा जो आप मुनासिब समझें। ठीक, तो अल्टीमेटली वन डे ही सैट विद मी और उन्होंने कहा कि जी ये ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। हम समझते हैं कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से खुश असलूबी के साथ, एक डिग्निटी के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी तो, और अच्छी जिम्मेदारी है, बड़ी बड़ी इज्जत है इसके अंदर, तो मेरे बस में नहीं था, ना मैं चाहता था कि उससे इंकारी की जाए। मैं समझता हूँ जो पार्टी जैसी भी जिम्मेदारी देती है, हमने इसी पार्टी के लिए झाड़ू भी दी है, हमने इसी पार्टी के लिए बहुत सारे, अपनी पार्टी के लिए बहुत सारे काम किए हैं, कूड़ा उठाया है, पता नहीं क्या क्या किया है लोगों को ये बताने के लिए कि देखो पाकिस्तान के अंदर सारे काम किए जा सकते हैं अगर जो इलेक्टेड हों वो इंसान बने रहें और जो इलेक्टेड हैं वो अमानतदारी करें।
कॉमन इंटेलिजेंस के एतबार से भी बेइंतहा काम हो सकता है, किसी आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है। और मैं उनसे ये कहता था मिसाल के तौर पर कि जी मैं नेशनल असेंबली की कमेटी का, ओवरसीज पाकिस्तानीज का और वोटिंग का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का चेयरमैन हूँ, और प्रपोजल्स हमने दिए हुए थे 2 साल से और ये निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो खान साहब कहते थे कि डॉक्टर साहब 2 हफ्ते की मैं टोटल कंसंट्रेशन करना चाहता हूं पनामा पर, इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान का। तो लिहाजा जैसे वो फोकस करते हैं चीजों के ऊपर, तो हैट्स ऑफ टू दिस लीडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें बहुत बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, और बहुत करप्शन पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े मसले हैं। मसलन इंतहा पसंदी है, मसलन दहशतगर्दी है, फिर जो तालीमी निज़ाम है हमारा, फिर जो सेहत का निज़ाम है, जो सफाई का बंदोबस्त है, फिर जो डायरेक्शन है, फिर जो फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान को अपना घर सीधा करना है। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं सदर के तौर पे, और क्या आप ये समझते हैं कि अभी भी गो के कुछ दिन हैं और हमें इंतजार करना चाहिए कुछ और दिनों का भी, लेकिन डायरेक्शन अभी तक इस समत में नहीं जा रही है? तब्दीली की बात जरूर हुई है, 1 हफ्ता हुआ जी, लेकिन कॉस्मेटिक्स की टाइप की के हेलीकॉप्टर पे नहीं जाएंगे और जहाज पे नहीं जाएंगे। क्यों ऐसी चीजों के जो लार्जर एजेंडा है उसके ऊपर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सोच रही है? देखिए अभी 7 दिन हुए है ना, 7 दिन के अंदर डायरेक्शन तय किया जाता है, रिजल्ट्स नहीं निकलते, अभी डायरेक्शन तय किया जाता है। आपने कहा जी करप्शन के अलावा भी बहुत बड़े मसाइल हैं, आपने कहा कि तालीम मसला है, सेहत मसला है, सब कुछ, मगर तालीम के अंदर इतने बड़े बड़े बजट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अच्छा, सेहत के अंदर इतने बड़े बड़े बजट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अच्छा, अगर आप किसी का एक सोर्स तो तलाश करेंगी ना कि यहां लीक हो रहा है, वहां लीक हो रहा है, वहां लीक हो रहा है, तो ये आप नहीं कहेंगी कि लीकेजेस हैं बहुत सारे, आप कहेंगी कि इन सारे लीकेजेस को बंद किया जाए। तो करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। मैं गया था फिलिपाइन नवीद कमर साहब के साथ, और जो डिप्टी स्पीकर साहब थे PMLN के, हम दोनों देखने गए थे फिलिपाइन के इलेक्शन। तो वहां पर उन्होंने अपने यहाँ स्लोगन ये बनाया कि करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स इन फिलिपाइन। करप्शन की बुनियाद पर लोग पैसा जमा करते हैं, अपने आप को इलेक्ट करते हैं, मजीद करप्शन के रास्ते खोलते हैं, अकरबा पर भी करते हैं, फिर आते हैं वापस इलेक्ट होकर, और सारे इंस्टीट्यूशंस को इस तरह दीमक की तरह खाते जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप ये समझती हैं कि और भी इश्यूज हैं, तो ये मदर ऑफ ऑल इश्यूज है। उसके साथ साथ दूसरे इश्यूज भी होंगे, पुलिस रिफॉर्म्स होगी, NPR की रिफॉर्म होगी, रेवेन्यू लेना है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो 7 दिन है उसके अंदर भी, या जो जितने भी दिन हुए उसके अंदर भी हुकूमतें बनी हैं। मसलन ये उस्मान बुज़दार साहब की आप एग्जाम्पल ले लें कि वो जिस तरह से वो जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तस्वीरें उनकी आ गई हैं, मीडिया में उनके ऊपर आहो बुका शुरू हुई भी है। फिर कल आपने खावर मानिका साहब की स्टोरी सुनी, तो लग नहीं रहा कि मतलब दावे बड़े हैं और अमल अभी कम नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुतजाद किस्म की जो चीजें हैं वो हो रही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इसको लोगों को समझाने की जरूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता निजाम को ठीक करना है, या PTI जो है वो इतने बड़े दावे लेके आ गई है कि लोग चाहते हैं कि जादू का चिराग हो और सब कुछ ठीक हो जाए? कैसे आप लोग तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? जी, जादू का चिराग ही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जादू का चिराग है। इस वजह से जादू का चिराग है कि आग लगी हुई है, आप आग के ऊपर एक बाल्टी पानी भी डालेंगे तो जादू का चिराग है। तो लिहाजा चेंजेस विल हैपन, शुड हैपन। 7 दिन के अंदर अगर फर्ज करो किसी चीज पर कोई एतराज है तो उसको आप, मीडिया मौजूद है, चीजों को पिन पॉइंट करेगा बहुत सारी जगहों पर। जैसे मैं कल आया, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, कल मैं आया और मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं कायदे आजम के मज़ार जरूर जाऊं, वहां दुआ भी करूं और फातिहा भी पढ़ूं। अच्छा, किसी तरह से पता चल गया वो प्रोटोकॉल वहां पर उन्होंने इतना जबरदस्त किया, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ये प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, क्योंकि ना मैं सदर इलेक्ट हुआ हूं, मगर यहाँ की इंतजामिया ऐसी है कि जी उन्होंने सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी। उन्होंने जनाब नेवी बैंड वहां पर मौजूद था, मैं समझता हूं कि वो जनाब प्रोटोकॉल देकर मार्च करके ले आना चाहता था, तो मैंने कहा भाई मुझे मत ले जाओ, डिप्टी स्पीकर साहब मेरे साथ आए, उनको आप प्रोटोकॉल दें। मैं बिल्कुल उससे हट गया। अच्छा, मेरी टोटल कोशिश ये है कि निज़ाम ऐसा है कि ये प्रोटोकॉल भी इम्पोज करेगा, सिक्योरिटी के बहाने से भी इम्पोज करेगा, तो इट्स नॉट ईजी। मैं खान साहब ने जो लोगों को रास्ता दिखाया है
इमरान खान साहब जब इमरान इस्माइल साहब जब गवर्नर सिंध बने तो उन्होंने कहा कि गवर्नर तो तुम बन रहे हो, मगर गवर्नर हाउस को ख्याल रखना कि इसको कुछ पब्लिक का काम करना है ना, इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है जिस तरह से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे पहले कहा गया था कि बुलडोज कर देंगे, गवर्नर हाउस बुलडोज कर देंगे। सर अब लोग हमें फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी कब बुलडोज होंगे गवर्नर हाउसेस, तो बड़े बड़े दावे हैं ना। अच्छा जी, बुलडोज कर देंगे तो आप ही हमसे कहेंगे कि ये कॉलोनियल हिस्टोरिकल चीजें थी, क्यों बुलडोज कर दिया, तो ऐसी तो बात ही मत कीजिए। मैं तो ये चाहती नहीं बुलडोज, मैं तो ये चाहती नहीं। आप चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन आप चाहती हैं? मैं नहीं चाहती। आप चाहती हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन लिहाजा मैं आपसे लेकिन दावा है, ये दावा किया गया था। आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई है। मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, मैंने भी प्रपोजल दिए थे, कुछ नाम मैंने कराची से दिए थे जो इसकी पब्लिक यूटिलिटी के एतबार से देखें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मोहट्टा पैलेस जो है ये कायदे आजम ये फातिमा जिन्ना का था, और फातिमा जिन्ना जब इंतकाल हुआ तो शीरी बाई जिन्ना इंडिया से माइग्रेट करके आ गई। ये बात है 70s की। अच्छा, और उन्होंने मुझको इसका ट्रस्टी बनाया, फिर मैं मैनेजिंग ट्रस्टी बन गया। अच्छा, और वो इसको वक्फ कर गई थी। अच्छा, हमारे पास हमारा काम ये था कि इसका करें क्या, तो हमारे पास प्रपोजल आए दुबई से और इधर से 36 करोड़, उस जमाने की बात कर रहा हूं, पुराने 36 करोड़ का प्रपोजल आए। हमने कहा नहीं, ये कौमी विरसा है, इसको कौमी विरसे के तौर पर इस्तेमाल होना है। एंड आई वाज द मैनेजिंग ट्रस्टी देन, है ना, कौमी विरसे के तौर पर इस्तेमाल होना है। तो हमने कौमी विरसे एक म्यूजियम के तौर पर 6 करोड़ में एक ट्रस्ट को हमने दे दिया ताकि उसकी 6 करोड़ की प्रोसीडिंग से कोई कार्य खैर करें। तो देखिए, एक बड़ा अच्छा, आपने अगर देखा हो मोहट्टा पैलेस, बड़ी खूबसूरत जगह है, तो उसको एक अच्छे अंदाज से चलाया जा रहा है। इसी तरह से गवर्नर हाउस सिंध का, जो सिंध गवर्नमेंट की शायद प्रॉपर्टी है, हमें देखना पड़ेगा, हमें सिंध गवर्नमेंट को प्रपोजल देना पड़ेगा। गवर्नर हाउस पंजाब, जो कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू को ये बड़ी अच्छी बात है पब्लिक के लिए ओपन किया। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उन स्टेटमेंट्स की बात करें जो बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट्स थी, लेकिन जाहिर है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था। तो हम ये बात करें कि पीटीआई को पॉपुलर स्टेटमेंट्स नहीं देने, दूररस चीजें हैं वो करनी चाहिए जिसका कि फायदा पाकिस्तान की आवाम को हो। एंड आई टोटली एग्री विद यू 100% कि खान साहब, आप कह रहे हैं जादू का चिराग, उनके पास, उनको टाइम लगेगा चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहे हैं उसका कितना फायदा इमीडिएटली होगा ये भी जाहिर के देखना पड़ेगा ना। मसलन ये कि ब्यूरोक्रेसी के कैसे वो अमल दरामद करेगा। कमाल है। हाँ डॉक्टर साहब, आज़मा शिराजी, इतनी बेचैनी के 7 दिन में आप देखना चाहती हैं, इससे ज्यादा जो हुआ है, आई विल बी सरप्राइज। 7 दिन के अंदर प्रोटोकॉल, ऑस्टेरिटी, इतने बड़े बड़े काम हुए जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। आप चाहती हैं 7 दिन में डैम बन जाए, आप चाहती हैं कि 7 दिन में पुलिस रिफॉर्म्स हो जाएं? खुदा के वास्ते यार, मतलब आपने, मीडिया ने अपना क्रिटिसिज्म तो करना है, हाँ। मगर किसी उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल बात तो करें आप। अगर इन 7 दिनों के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ 100 डेज, मैं कह रही हूँ 100 डेज में होना है, और आपने खुद कहा कि उसका एजेंडा भी सेट होगा ना, हम तो उस एजेंडे की बात कर रहे हैं। मसलन खुर्शीद शाह कहते हैं जी बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस वो आते हैं, खान साहब हेलीकॉप्टर पे आते हैं, वो खान साहब कहते हैं मैं प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहता, जो कि वो सही कहते हैं। अब मसला ये आपने कहा, मगर इसमें फंस ना जाए, आप इसमें फंस नहीं जाइए, क्योंकि आपने 5वीं 6ठी मर्तबा हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है। आई थिंक द मैसेज इज देयर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सब्र कर लो। अच्छा, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमकिना सदर, जाहिर है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इलेक्शन होने जा रहा है, और उनकी तवक्कुआत भी, हमारी भी तवक्कुआत हैं और उनकी भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं। बात जरूर करेंगे 100 डेज के ऊपर भी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, हम ये बातें करते रहेंगे, और जब आप मुंतखब हो जाएंगे, जब भी हम ये बातें करेंगे, ये सवाल हम पूछते रहेंगे, लेकिन अभी नंबर्स गेम में आपने जहांगीर तरीन साहब को बुला लिया। क्यों आपको ज़रूरत पड़ी जहांगीर तरीन साहब की? क्योंकि कॉम्फर्टेबली आप तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, नहीं भाई? देखो, जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा था ना, मैंने इतना पैदल चला, इतना पैदल चला, सारे सर्विस कह रहे थे कि मैं कंफर्टेबली जीत रहा हूं, मगर 15-15, 16-16 किलोमीटर में रोजाना चलता था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंश्योरिंग द फैक्ट कि मैं जीत जाऊं। और नतीजा ये हुआ
कि जो मार्जिन था वो 92,000 वोट्स हमारे थे और तकरीबन 66,000 का मार्जिन से मैंने हराया है। तो आदमी जब भी किसी कंपटीशन में होता है तो ये नहीं देखता कि ढीले हो जाए। वो आपने सुना होगा ना वो कहानी, द टॉर्टोइज विंस द रेस अगेंस्ट द रैबिट, है ना, कछुआ जीत जाता है एग्जैक्टली। तो लिहाजा मेहनत हमने एक एक वोट डालकर और अपने मार्जिन को कंफर्टेबल करना है, कोई स्लैकनेस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आप ज़ाहिर है एमकेएम भी आपके साथ है, जीडीए भी, सब लोग आपके साथ है ना, जितने भी एलाइज हैं। तो 20-25 वोट का कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब, एतजाज एहसन साहब दोनों कैंडिडेट हैं फिलहाल तक। तो आपको लगता है कि एक बड़े मार्जिन से, यानी वहाँ से भी आपके वोट टूट सकते हैं, असेंबलियों से भी आपको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं जो मुकर्रर आपकी तादाद है उससे ज़्यादा? क्योंकि आपने देखा है स्पीकर के इलेक्शन जो पंजाब असेंबली में हुए उसमें आपके कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले थे। कहा जाता है कि नून के बहुत से लोगों ने भी वोट दिए थे। कोई ऐसे इम्कानात है? जी, ऐसे ही इम्कानात हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान असेंबली से भी हमें अच्छे वोट मिलेंगे। हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी और बहुत सारे एलाइज हैं और सरदार अख्तर मेंगल साहब भी हमारे एलाई हैं। इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होप है। तो वो उस रिफ्लेक्शन का है, वो वोट जो है वो इस वजह से नहीं कि इमरान खान साहब ने वादे किए हैं। इमरान खान साहब ने जो बलूचिस्तान के हवाले से वादे किए हैं, अख्तर मेंगल साहब और बुगटी साहब ने जो तकरीरें की असेंबली के अंदर, उन्होंने इस बात की याद दहानी कराई कि देखें बलूचिस्तान किसी के साथ लोग इश्तराक करते हैं, दोस्तियां करते हैं सियासतदानों से, ताकि उनकी वोटिंग हो जाए और सब कुछ हो जाए, फिर भूल जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा कॉन्शियस हूं मैं इस बात पर कि बलूचिस्तान इतना डिप्राइव्ड एरिया है, महसूस भी करता है। और सदर जो इलेक्ट होगा उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो फेडरेशन के यकजहती को मजबूत करना। लिहाजा मैं तो बहुत कंसर्न हूं इन बलूचिस्तान के मामले में। तो खैर वहां से भी हमें वोट मिलेंगे। और यह आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएमएलएन के बहुत सारे लोग जो जाती तौर पर मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझसे इजहार भी किया है इस बात का कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं और वो वोट देंगे। तो देखिए क्या होता है, ये इसी वजह से सीक्रेट वोटिंग है कि लोग कॉन्शियंस के एतबार से भी वोट दें। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि ये सीक्रेट वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। क्योंकि मुझे आरिफ अलवी को अगर मेरे लोगों ने इलेक्ट किया, 92,000 पीपल जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं चुपके चुपके कोई काम करूं जो कौम को भी नहीं पता हो और 92,000 लोगों को भी नहीं पता हो, तो बड़ी ज्यादती है। लेकिन इस जगह पर आकर चाहे कोई नेशनल सीक्रेट हो तो उसमें मैं खामोशी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब अब यहीं पे सवाल पैदा होता है कि आपकी अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी है एज पार्लियामेंटेरियन, एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पे सिंध के अंदर आपने बड़ा काम किया पीटीआई के लिए। उसके बावजूद आपको जहांगीर तरीन साहब की और उनके जहाज की जरूरत है, जिसको के लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वाई? जी, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया तो कम से कम 6-7 हज़ार मेरे वर्कर्स होंगे, लोग होंगे हैं, वरना काफी था। आरिफ अलवी मौजूद था, आरिफ अलवी टेलीविजन पर भी आता रहता है। तो लिहाजा इसी तरह से वी नीड हेल्प फ्रॉम एवरीवेयर, यानी जहांगीर साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक साहब और बहुत सारे लोग हमारे हर जगह कॉन्टैक्ट्स और रवाबित कर रहे हैं। और ये रवाबित पर्सनल भी होते हैं, ये दरवाजे खुलते हैं अपनी दोस्तियों से, अपनी वाफियतों से। तो मैं समझता हूं कि बहुत सही किया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि भाई कोई दरवाजा छोड़ना मत, हर दरवाजा तुमको खटखटाना है। तो लिहाजा इस मामले में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्लैक नहीं हो सकती किसी भी मामले में। डॉक्टर साहब, आप अगर सदर मुंतखब होते हैं तो आप ऐवान सदर में रहेंगे या उसको भी आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे? मेरी ख्वाहिश ये है कि जहां पार्लियामेंट्री लॉजेस में हूं वहीं रहता रहूं। मेरे लिए काफ़ी है, 2 बेडरूम का है घर पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर जहां सारे पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं। मगर मुझे मालूम नहीं कि जब एक मतलब इलेक्ट हो जाऊं फिर देखूंगा। मुझे जो वहाँ का स्टाफ कह रहा था कि अभी जाकर आप प्रेसिडेंट हाउस देख लें, तो वो जेब नहीं देती इस बात को कि पहले इलेक्ट तो हूँ, फिर इस बात को देखूंगा कि अखराजात प्रेसिडेंट हाउस के कैसे कम हो सकते हैं और मैं क्या कहाँ रह सकता हूँ। क्योंकि जो एग्जाम्पल खान साहब ने सेटअप किया है, मैं या कोई भी उसको वायलेट नहीं करना चाहता।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन डॉक्टर साहब क्यों खान साहब मिनिस्टर एनक्लेव में, डॉक्टर साहब क्यों खान साहब क्यों ना रहे वजीर आजम हाउस में और आप क्यों ना रहे प्रेसिडेंसी में, जबकि आप पाकिस्तान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे, आपसे लोग मिलने के लिए आएंगे, आपका एक अपना एक ऑफिस वहां पे है सब। आई मीन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पीटीआई जो है वो इस तरह के कॉस्मेटिक किस्म की चेंजिंग्स के ऊपर क्यों जा रही है। आप ये क्यों नहीं प्रेफर करते कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ठीक है उसमें बचत हो सकती है, मसलन इस साल ऐवान सदर का जो बजट है वो 1 अरब 3 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किया गया है। आप इस बजट के अंदर कटौती करें ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जाके रहेंगे नहीं प्रेसिडेंसी में, क्यों? इसकी लॉजिक समझ में क्यों मुझे तो नहीं आती सर, आपको आती है? अच्छा आप सुनिए, मुझे तो आती है। मुझे इस वजह से आती है कि देखिए, एक तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट को देखें और उसको ट्रिम करें। दूसरे ये कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस वहीं रहेगा, मिलने आएंगे वो वहीं आएंगे। तीसरे ये कि जो एक फौज है मुलाजिमों की, खादिमों की, मेरी प्रेसिडेंट की खिदमत करने वाले, उनको कर्टेल करना चाहिए, है ना। हम अपने ही काम बहुत सारे खुद भी कर सकते हैं। चौथे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब का विजन है, जो पहली तकरीर के अंदर उन्होंने 1 घंटा कौम को इसी बात का मैसेज दिया कि देखो जिस तरह से रियासत मदीना का एग्जाम्पल लिया, रियासत मदीना के अंदर 3 चीजें उन्होंने पिक की। पहली चीज तो ये पिक की कि सब बराबर हैं इंसाफ के एतबार से, बड़ी अहम। और हजरत उमर का बार बार उन्होंने मिसाल दी कि जी एक आदमी, आम आदमी खड़ा होकर कह सकता था कि ये तुम्हारे पास कहां से आया। दूसरी मिसाल उन्होंने दी कि जनाब, जो मैं भी देना चाहता हूं कि जनाब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंसानों का जो था वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और वही खुलफाए राशिदीन का था। बल्कि हजरत उस्मान जो इतने बड़े आदमी थे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही आ गया। और मैं इजाफा करूंगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीन इतने बड़े थे कि वो बड़ा मशहूर, देखो उनकी बहुत सारी चीजें लोगों को याद नहीं रही मगर इंसानियत याद रही। क्या कि जी वो जब सरकारी काम करते थे तो सरकारी दिया चलता था और जब अपना जाती काम करते थे तो जाती दिया जलाते थे। अब आप ये बताइए कि इसमें कितनी सेविंग हुई होगी? कुछ भी नहीं। मगर इट इज सिंबॉलिक कि जी पाकिस्तान और मुसलमान को अगर हुकूमत में आए तो उसको एमुलेट करे कि जो हमारी तारीख के अंदर मिला। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल आप सही कह रहे, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रियासत मदीना तो जाहिर है कि हम तो बहुत ही गुनाहगार लोग हैं, तो गोल्स तो है ना, कर नहीं सकते उस पर अमल दरामद, लेकिन चले कोशिश जरूर है। कायदे आजम की रियासत के बारे में भी हम बात करते हैं कि वो आप बनाना चाहते हैं कि नहीं, जिसमें जाहिर है कि रियासत मदीना भी और फिर कायदे आजम खुद बहुत बड़े फॉलोअर थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उन्होंने बाकायदा अपनी जिंदगी के ऊपर अमल दरामद उसका किया उसके ऊपर। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदारती उम्मीदवार, मारूफ सियासतदान भी हैं, नेशनल असम्बली के इस वक्त मेंबर भी हैं, जनाब आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कायदे आज़म की भी रियासत और ज़ाहिर है कि उनकी भी फॉलोइंग जो थी वो असल में मदीना की रियासत को ही वो ज़्यादा आइडलाइज भी करते थे। कायदे आज़म के मज़ार पे अभी तक खान साहब नहीं गए हैं, इस पर भी बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं गए अभी तक वो कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर। मेरे ख्याल से जाएंगे जरूर, इस तरफ आएंगे तो जरूर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। उनको आना नहीं चाहिए था शुरू में, बिल्कुल चले जाएंगे। मतलब जाते हैं लोग एज प्रेसिडेंट, आप भी सबसे पहले वहीं जाएंगे, तो वो नहीं गए अभी तक, तो सवाल तो उठेंगे। मेरा ख्याल है मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी पहला काम वो कर लूं, मतलब ये तो टाइमिंग की एतबार है, चले जाएंगे आगे पीछे। और फिर कायदे आज़म की जो कायदे आज़म के हवाले से सुने ना जी, उनके मज़ार पर जाने से यानी जाएंगे जरूर, मगर देखो उन्होंने इनंसिएट कर लिया कि कायदे आज़म क्या चाहते थे, है ना। उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे अमानतदार आदमी थे, सब कुछ उन्होंने अपनी तकरीर में कौम का डायरेक्शन कायदे आज़म के मज़ार के, कायदे आज़म के एतबार से सेटअप किया। और कायदे आज़म अगर जिंदा होते, फर्ज करो, तो ये बात सुनते तो कहते मेरे मज़ार से ज्यादा यही जरूरी है कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। कायदे आज़म तो तनख्वाह नहीं लेते थे, एक रुपया भी तनख्वाह नहीं लेते थे, बल्कि जो तनख्वाह उनकी 1 रुपया या जितनी भी मुकर्रर की गई थी वो ख़जाने में जमा कराते थे। वो भी हमारे पास सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है। और कायदे आज़म की रियासत में डॉक्टर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, आपने तो मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, कि मसावात और जो लोगों के साथ अक़लियतों का एहतराम,
जिस तरह से उन्होंने बताया है, क्या उस पर पीटीआई अमल दरामद कर सकेगी? कुछ ही दिन पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में हुआ है जिसको ये रंग दिया गया कि वो दो ग्रुप्स की आपस में लड़ाई थी। तो क्या पीटीआई अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगी? क्या पीटीआई पाकिस्तान को, और बहैसियत सदर आप क्या कंट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, पीटीआई अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, पीटीआई हर पिसे हुए तबके को तहफ़्फ़ुज़ देगी, पीटीआई औरतों के एतबार से उनके हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देगी। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड मिनिस्टर ऑन ह्यूमन राइट्स श्री मज़ारी, जिनको लगाया गया है और वो बहुत कॉन्शियस हैं इन सारी बातों के अंदर। तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि पीटीआई वो डायरेक्शन अख्तियार करेगी कि जो तासुबात आपस में लोगों को लड़ाते हैं, इनको कम किया जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं फेसिंग दिस गवर्नमेंट। कुछ इश्यूज माशरे के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर लीडरशिप जो है वो हुकूमत की तरफ से मिलेगी, और माशरे के अंदर तासुबात कम होते होते टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और तासुब बताऊं, एक लिसानी तासुब था है पाकिस्तान के अंदर, जब मिसाल के तौर पर कराची के अंदर बुरा हाल हो गया तो इन तासुबात को कम होते होते 25-30 साल भी लग गए। मगर ये कि डायरेक्शन तो सेटअप करें, और कायदे-ए-आज़म ने जो वादा किया था कि आज जब पाकिस्तान बन गया तो तुम लोग अपने मस्जिदों में जाओ, गिरजाओं में जाओ और मंदिरों में जाओ, और तो मगर तुम स्टेट के मामले में बराबर हो। ये मैं समझता हूँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेरी हुकूमत की यही जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बयानिया क्यों नहीं बन सकता एज सदर के तौर पे? आप देखें, हिंदुस्तान का सदर है और उनके बड़े एक इंटेलेक्चुअल किस्म का उनका स्टेचर है। आप जब सदर अगर मुंतखब होते हैं तो ये बयानिया जो कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर है, क्या आप उसको पाकिस्तान का कौमी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे और आप अपनी हुकूमत को परसू करेंगे कि ये करें? आप उससे क्यों हटती हैं? ये है कौमी बयानिया हमारा, ये निगलेक्ट किया जाता है मगर है तो कौमी बयानिया हमारा यही है। तो मैं ये समझता हूं कि आप अगले 4-5 साल के अंदर ये बतदरीज ये तब्दीली देखेंगे कि कानून इम्प्लीमेंट होगा। कोई इस वजह से नहीं छूट सकता कि उसने माइनॉरिटीज़ के साथ ये जुल्म किया हो या किसी तबके पिसे हुए तबके के साथ किया हो, क्योंकि यहाँ पिसे हुए तबके, हर कमज़ोर हर गरीब यहाँ पिसा हुआ तबका है। ये जो जिनके पास रेत के अंदर, गर्म रेत के ऊपर थरपारकर में बच्चे भागते फिरते हैं और उनके पैर जलते हैं और वो सीमेंट की बोरियों की चप्पलें बनाते हैं, वो भी पिसा हुआ तबका है। तो उसके लिए हर एक के लिए खड़ा होना चाहिए। भाई पाकिस्तान में जुल्म इतना है, ये जो पाकिस्तान की तकलीफ जिसके लिए नए पाकिस्तान के लिए लोगों ने वोट दिया है, वो यही तकलीफ है, सिर्फ माइनॉरिटीज के साथ नहीं है। ये उस गरीब के साथ है जिसका पेट नहीं भरता, ये उस गरीब के साथ, उस औरत के साथ है जिसके साथ ज्यादती होती है, उस औरत के साथ है लाखों जो ज्यादती का जिक्र नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास एक वक्त आया था डॉक्टर इमरान शाह का, जिसने एक गरीब आदमी को थप्पड़ मारा, उसके ऊपर सिर्फ फाइन लगाया, उसके ऊपर रियासत ने FIR तो नहीं कटवाई। तो ये एग्जाम्पल्स तो शुरू में सेट होती हैं जो कि PTI ने अभी तक नहीं की सेट। अच्छा, आप ही बताइए उसकी सजा क्या होनी चाहिए, यानी कानून में क्या सजा है? आप वहां से शुरू करें, आप बताइए कानून में क्या सजा है इसकी? जो भी होगी, अगर आप FIR कटवाते हैं कि उन्होंने जो, नहीं, आप बताइए ना, यानी आप चाहती हैं। सर मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ सवाल कर रही हैं। सर मैं कानूनदान तो नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि यहाँ से सेट होनी चाहिए। मैं बताता हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए फिर। जी, है कानून में, जब मैं सिविल हॉस्पिटल में जाता था, नौकरी करता था, हाउस जॉब करता था, तो कानून के अंदर आता था ये मामला कि जनाब ये लड़ाई हुई है, इसका दांत टूट गया, दैट वाज ग्रीवियस इंजरी, ठीक है ना, उसके ऊपर FIR करती थी। कानून में ये होता था कि जबड़ा टूट गया, हड्डी टूटती थी तो ग्रीवियस इंजरी का FIR करता था। ये मारपीट के हवाले से इसके अंदर लोगों को बिठाकर तस्फिया किया जाता है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो कहता हूं कानूनी सजा दे दें, मैं तैयार हूं। FIR कटे, कानूनी सजा दो, इससे बहुत कम होगी। हाँ बिल्कुल, कटनी तो चाहिए। माफी मांगेगा, सुन तो लेना, वो माफी मांगेगा, सुने ना, वो माफी मांगेगा, उसने माफी मांगी जाकर है। अब उसने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कानून देखा और कानून में इस चीज की सजा सिर्फ यही है कि थाने में बीच बचाओ और माफी करवा लो, है? अच्छा, और उसने उससे आगे बढ़कर एक जुर्माना किया और उससे पब्लिक सर्विस ली। दुनिया में यही होता है, जज ये कहता है कि यार कम्युनिटी सर्विस करो, तुमने ये किया है, तो ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ यार। आप पकड़ के बैठ जाए कि नहीं, उसको सजाए मौत दे दी जाए या उसको वहां से, यानी उसकी सजा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ना। ये नहीं आपकी जमात से तवक्कुआत लोगों की इतनी ज्यादा है और खुद आपकी जमात ने बढ़ाई है। यार तवक्कुआत ये नहीं है, अच्छी बात है आसमा, ये बहुत अच्छी बात है। तवक्कुआत ये नहीं है, तवक्कुआत ये नहीं है कि किसी इंसान के साथ मेरी पार्टी भी ज्यादती करे, तवक्कुआत ये नहीं है। अगर उसने गलती किया उसको जायज सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लास्ट एक और मैं तजवीज कर देता हूँ। जी जी, ये
तवक्कुआत नहीं कि उसको फांसी दे दो क्योंकि वो पीटीआई का एमपी है। ठीक, डॉक्टर साहब हो सकता है क्या? लास्ट क्वेश्चन है कि आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी होंगे, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप सदर बन जाते हैं तो ये भी होगी। आप किस तरह, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमारे पाकिस्तान में हमेशा इशू रहा है, उसके लिए आपने क्या सोचा है और फॉरेन पॉलिसी के लिए आपकी क्या डायरेक्शंस होंगी एज प्रेसिडेंट, क्योंकि आपने खिताब भी करना होगा फिर पार्लियामान से जाके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे कार के अंदर हर एतबार से द प्रेसिडेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड to the Prime Minister's request on anything, to the government's request on anything। मगर मैं समझता हूँ कि सदर, मेरा जो अंदाज़ा है वो सदर का इनहेरेंट दायरेकार ये नहीं है कि वो इधर और उधर मिलाकर सबको जोड़ता रहे। ये जो मामला है ये एग्जेक्टिव का है। तो मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि क्या काम कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे क्लियर कट हैं, क्या काम प्राइम मिनिस्टर साहब इजाफी रिक्वेस्ट करके जिम्मेदारी डाल सकते हैं, ये उन कामों के अंदर आएगा। मैं खुद इस चीज के अंदर मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 4 सितंबर को इंतखाब होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो पाकिस्तान की चारों असम्बलियों, कौमी असम्बली ने सेनेटर्स के ऊपर फैसला करना है। उम्मीद है अगर वो जीत जाते हैं, जो वो कह रहे हैं, ये सब हो और एक रोशन पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जो कि कायदे आज़म का पाकिस्तान है, वो बनाने में उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू हमारे साथ हमें वक्त दिया और नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपका।